21 जनवरी 2016 की वह सुबह, जो सामान्य होकर भी असामान्य होने वाली थी, गोरखपुर के अशोकनगर मोहल्ले में धीरे धीरे उजाले के साथ खुल रही थी। रात भर फैली कोहरे की चादर अब सूरज की हल्की किरणों के सामने पीछे हटने लगी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसी के बीच चिड़ियों की चहचहाहट एक सामान्य दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। इसी सामान्यता के भीतर एक घर था, बागेश्वरी देवी का घर, जहां कुछ ही देर में सब कुछ असामान्य हो जाने वाला था। बागेश्वरी देवी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां नींद अपने आप ही सुबह के पहले पहर में टूट जाती है। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत की। नीचे का आंगन साफ था, बड़ी बहू पहले ही उठ चुकी थी और घर के कामों में लग गई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था, बस एक चीज अलग थी। पहली मंजिल पर रहने वाला उनका छोटा बेटा ओम प्रकाश, उसकी पत्नी अर्चना और 4 साल का पोता शिवा अभी तक नहीं उठे थे। पहले तो बागेश्वरी देवी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जनवरी की ठंड थी, देर तक सो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके भीतर एक हल्की बेचैनी घर करने लगी। आज इतना देर कैसे हो गई? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। ओम प्रकाश ऐसा नहीं था जो देर तक सोए। वो अनुशासित जीवन जीने वाला व्यक्ति था। सुबह जल्दी उठना उसकी आदत में शामिल था। और शिवा, वह तो सुबह होते ही पूरे घर में दौड़ने लगता था। लेकिन आज सन्नाटा था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, ये सन्नाटा अब चिंता में बदलने लगा। करीब 8:30 बजे मजदूर भी काम पर आ गए, क्योंकि मकान की ऊपरी मंजिल पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली मंजिल पर पहुंचे, एक अजीब सी आवाज ने उन्हें रोक दिया। दरवाजे के अंदर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने और एक महिला के चीखने की आवाज आ रही थी। एक मजदूर घबरा गया। उसने तुरंत बाहर से लगी सिटकनी को खोला। दरवाजा खुलते ही अर्चना लगभग भागती हुई बाहर निकली। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर घबराहट और सांसें बेतहाशा तेज। वह बिना कुछ बोले सामने वाले कमरे की तरफ भागी। मजदूर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ गड़बड़ था। अर्चना ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अगले ही पल उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चीख में ऐसा भय था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। कमरे के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिस्तर पर ओम प्रकाश की लाश सीधी पड़ी थी, निश्चल, निर्जीव। उसके सिर के पास खून का गहरा लाल धब्बा फैल चुका था। फर्श पर खून बहकर जमने लगा था। और ठीक उसके पास 4 साल का मासूम शिवा, उसकी छोटी सी देह भी अब शांत पड़ी थी। उस कमरे में मौत की गंध थी और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी जीवित इंसान को अंदर तक हिला दे। अर्चना उस दृश्य को देखकर वहीं जम गई। उसकी चीखें रुक नहीं रही थी। मजदूर भी अंदर आए और जैसे ही उनकी नजर उस दृश्य पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान! एक के मुंह से अनायास निकला। अर्चना रोती चीखती नीचे भागी। उसकी आवाज सुनकर बागेश्वरी देवी घबराकर उठीं। क्या हुआ अर्चना, क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन जवाब जो मिला, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मांझी ओम प्रकाश और शिवा दोनों को किसी ने मार डाला। ये सुनते ही बागेश्वरी देवी का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गई और शरीर जैसे जवाब दे गया। कुछ ही पलों में घर में चीख पुकार मच गई। आसपास के पड़ोसी भी दौड़े चले आए। खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। अशोकनगर में डबल मर्डर हो गया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। घर, जो कुछ देर पहले तक एक सामान्य सुबह का हिस्सा था, अब मातम में डूब चुका था। बड़ी बहू ने तुरंत अपने पति राजकुमार को फोन किया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे। फोन पर खबर सुनते ही राजकुमार के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। क्या? उनकी आवाज में अविश्वास था। छोटे भाई और भतीजे की हत्या, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने तुरंत कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला अपने दल के साथ जब घर में दाखिल हुए, तब तक वहां अफरातफरी का माहौल था। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित कराया और फिर उस कमरे की ओर बढ़े जहां दोनों लाशें पड़ी थी।
कमरे में कदम रखते ही एक तीखी गंध ने उनका स्वागत किया। खून की गंध। उनकी नजर हर चीज को बारीकी से देख रही थी। बिस्तर, खून, लाश की स्थिति, और फिर उनकी नजर उस हथौड़े पर पड़ी जो खून से सना हुआ था। पास ही एक कूदने वाली रस्सी भी पड़ी थी। उन्होंने झुककर उन चीजों को ध्यान से देखा। पहला निष्कर्ष साफ था, ओम प्रकाश की हत्या हथौड़े से की गई थी और बच्चे, उसका गला घोंटा गया था। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। बच्चे को क्यों मारा गया? अगर यह सिर्फ लूट थी तो बच्चे की हत्या क्यों? इंस्पेक्टर की नजर दरवाजे की ओर गई। सिटकनी, वह टूटी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे सावधानी से खोलकर नीचे रखा गया हो। यह एक छोटा सा सुराग था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। इसका मतलब था, यह जबरन घुसपैठ नहीं थी। इसी बीच अर्चना से पूछताछ की गई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था, आवाज कांप रही थी। मेरे पति अंदर से दरवाजा बंद करके सोए थे। रात में कुछ लुटेरे आए होंगे। उन्होंने लूटपाट की कोशिश की होगी। विरोध करने पर मेरे पति को मार दिया। और बच्चा? पुलिस ने पूछा। अर्चना ने एक पल को नजरें झुका ली, फिर बोली, शायद उसने उन्हें देख लिया होगा, इसलिए उसे भी मार दिया। उसकी कहानी सुनने में सही लग रही थी, लेकिन कुछ था जो फिट नहीं बैठ रहा था। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला की आंखों में शक की हल्की परछाई उभर आई। उन्हें अनुभव था, और अनुभव अक्सर सच की दिशा दिखा देता है। दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर सिटकनी ऐसे कैसे खुली? उन्होंने मन ही मन सोचा। तभी इंस्पेक्टर राजकुमार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने भाई की लाश को देखा। उनकी आंखें नम थी, लेकिन दिमाग शांत था। उन्होंने कमरे का हर कोना देखा, और कुछ ही मिनटों में उनके मन में भी वही सवाल उठ खड़ा हुआ। ये लूट नहीं है। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामला दर्ज हुआ अज्ञात हत्यारों के खिलाफ। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला और इंस्पेक्टर राजकुमार एक कोने में खड़े धीमी आवाज में बात कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर एक जैसी गंभीरता थी, जैसे वे दोनों एक ही दिशा में सोच रहे हों। सर, मामला सीधा नहीं है, शुक्ला ने धीमे स्वर में कहा। राजकुमार ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, मुझे भी यही लग रहा है। ये लूट नहीं हो सकती। दोनों की नजर एक पल के लिए अर्चना पर गई, जो आंगन के एक कोने में बैठी थी। सिर पर पल्लू, आंखों में आंसू, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो एक अनुभवी पुलिस वाले की नजर से छिप नहीं सकता था। वह दुखी थी या दुखी होने का अभिनय कर रही थी? यह सवाल अभी सिर्फ शक था, लेकिन जल्द ही यह शक एक दिशा लेने वाला था। रात होते होते पुलिस ने अपनी पहली रणनीति तय कर ली। सबसे पहले मोबाइल कॉल डिटेल्स। सच्चाई हमेशा किसी न किसी तार से जुड़ी होती है, और आजकल वो तार मोबाइल से ही जुड़ते हैं। एसएसपी लव कुमार ने सख्त लहजे में कहा। तुरंत आदेश गया, ओम प्रकाश और अर्चना दोनों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाए। कुछ घंटों बाद एक फाइल टेबल पर रखी गई। शुक्ला ने फाइल खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले ओम प्रकाश की कॉल डिटेल्स, साधारण, बिल्कुल सामान्य, दुकान, घर, कुछ जान पहचान वाले, कुछ भी असामान्य नहीं। साफ आदमी था, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्चना की कॉल डिटेल्स देखी, उनकी आंखें सिकुड़ गई। ये क्या है? रात 12:30 से 1:30 के बीच एक ही नंबर पर बार बार कॉल, लंबी बातचीत। और ये सिर्फ उसी रात नहीं था, पिछले कई दिनों से दिन में कई बार। ये नंबर किसका है? राजकुमार ने तुरंत पूछा। जवाब आया, फिरोजाबाद, स्वामीनगर, नाम अजय कुमार यादव। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अब कहानी में एक नया किरदार आ चुका था। लोकेशन निकालो इसकी, आदेश दिया गया। तकनीकी टीम ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर लोकेशन चमकी, गोरखपुर, और वह भी 20 जनवरी की दोपहर से लगातार। यानी हत्या से एक दिन पहले से ही वह यहीं था। अब शक सिर्फ शक नहीं रहा था, यह एक दिशा बन चुका था। मतलब ये आदमी यहीं कहीं है, शुक्ला ने कहा,
और शायद अभी भी यही है, राजकुमार ने जोड़ा। लेकिन समस्या ये थी, अजय कुमार यादव को पहचाने कैसे? कोई फोटो नहीं, कोई सीधा सुराग नहीं। तभी एक कांस्टेबल ने सुझाव दिया, सर फेसबुक चेक करते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक प्रोफाइल खुली, नाम अजय कुमार यादव, फोटो, और जैसे ही फोटो सामने आया, कमरे में बैठे सभी लोग एक पल के लिए चौंक गए। एक फोटो में वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठा था, दूसरे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था। ये तो पहुंच वाला आदमी लगता है, एक सिपाही ने कहा। लेकिन एसएसपी लव कुमार की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। पहुंच हो या ना हो, अगर जुड़ा है इस केस से तो बचेगा नहीं। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें फैसला साफ था, तुरंत पकड़ो इसे, देर हुई तो निकल जाएगा। अगली सुबह 22 जनवरी, गोरखपुर बस अड्डा। सुबह की भीड़, यात्रियों की आवाजाही, चाय वालों की आवाजें। लेकिन उस दिन वहां कुछ अलग था। सादी वर्दी में पुलिस चारों ओर फैली हुई थी। हर नजर एक चेहरे को ढूंढ रही थी, हाथ में मोबाइल में सेव फोटो और आंखों में सतर्कता। कुछ देर बाद एक चेहरा जो फोटो से मेल खा रहा था, वह इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो या किसी से छिप रहा हो। वही है, एक सिपाही ने धीरे से कहा। अचानक पुलिस हरकत में आई, चारों ओर से घेर लिया गया। अजय ने जैसे ही खतरा भांपा, वो भागने की कोशिश में मुड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चल पाया, हाथ पकड़ लिए गए। भागने की जरूरत नहीं है अजय, एक सख्त आवाज आई। थाने में अजय पहले तो रौब झाड़ने लगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं। लेकिन जैसे ही उसके सामने कॉल डिटेल्स रखी गई, उसकी आवाज लड़खड़ा गई, चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों में डर साफ दिखने लगा। कुछ सेकंड और फिर उसकी सारी हेकड़ी टूट गई। वो कुर्सी पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए, आवाज भर्रा गई, सर गलती हो गई। कमरे में बैठे सभी अधिकारी चुपचाप उसे देख रहे थे। और फिर वो सच बोलने लगा। अर्चना, उसने कहा था पति और बच्चे को हटाना होगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। अजय कुमार की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर और भारी हो रहा था। उसने सिर झुकाया हुआ था, जैसे अब अपने ही किए का बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। कमरे में मौजूद हर पुलिस अधिकारी की नजर उसी पर टिकी थी। कैसे हुआ सब, शुरू से बता, इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला ने कड़े स्वर में कहा। अजय ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हुई, जैसे वो खुद को उस अंधेरे में वापस ले जा रहा हो जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। सर, ये सब फेसबुक से शुरू हुआ था। उसके शब्दों के साथ ही कहानी धीरे धीरे अतीत में उतरने लगी। अर्चना एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की, लखनऊ के एक सम्मानित परिवार में पली बढ़ी। पिता दीपचंद यादव पीएसी में कंपनी कमांडर थे, एक अनुशासित और सख्त अधिकारी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अर्चना का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे बंधनों में रहना पसंद नहीं था। उसे आजादी चाहिए थी, घूमने की, मिलने जुलने की और अपनी दुनिया अपने तरीके से जीने की। महंगे मोबाइल, नए नए दोस्त, सोशल मीडिया, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। साल 2009 में उसकी शादी ओम प्रकाश यादव से हुई। ओम प्रकाश एक सीधा सादा मेहनती इंसान। गोरखपुर में उसकी ऑप्टिकल्स की दुकान थी। परिवार अच्छा था, कमाई ठीक ठाक थी और सबसे बड़ी बात, वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। शादी के बाद शुरू के कुछ साल सब कुछ ठीक था। फिर उनके घर एक बेटा हुआ, नितिन। घर में सब उसे प्यार से शिवा बुलाते थे। उसकी किलकारियों से घर गूंजता रहता था। ओम प्रकाश के लिए वो सिर्फ बेटा नहीं था, उसकी दुनिया था। लेकिन वक्त के साथ अर्चना के भीतर कुछ बदलने लगा। घर की चारदीवारी उसे अब बंधन लगने लगी। दिन भर अकेले रहना, वही रूटीन, वही जिंदगी, उसे घुटन महसूस होने लगी।
इसी खालीपन को भरने के लिए उसने एक सहारा चुना, फेसबुक। वो घंटों मोबाइल पर लगी रहती, नई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट, चैटिंग, लाइक्स। धीरे धीरे यह सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, ये उसकी एक अलग दुनिया बन गई। और फिर एक दिन उसकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी, अजय कुमार यादव। फोटो में वह बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा था। एक फोटो में वह मुलायम सिंह यादव के साथ बैठा था, दूसरे में अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था। अर्चना की आंखों में चमक आ गई। वाह, कितना बड़ा आदमी है, उसने मन ही मन सोचा। उसने बिना देर किए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही समय में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और फिर शुरू हुई चैटिंग। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे पर्सनल बातें और फिर दिल की बातें। अजय भी अकेला था, उसकी अपनी शादी टूट चुकी थी, जिंदगी में खालीपन था और अर्चना की बातें उसे सुकून देती थी। कुछ ही हफ्तों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए रहना मुश्किल हो गया। फोन कॉल्स शुरू हुए, घंटों बातें, रात रात भर जागकर बातें। उनकी दुनिया अब मोबाइल के उस छोटे से स्क्रीन में सिमट चुकी थी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, एक दिन अर्चना ने कहा। अजय कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, कहां? लखनऊ, मेरे मायके आ जाओ। मई 2015। अजय लखनऊ पहुंचा। अर्चना ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। पति से बहाना बनाया, बेटे को साथ लिया और मायके आ गई। घर में सिर्फ उसकी मां थी, पिता ड्यूटी पर रहते थे, छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। घर खाली था और ये खालीपन अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। जब अजय घर पहुंचा, अर्चना ने उसे पुराना दोस्त बताकर अंदर बुला लिया। मां को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोनों अकेले हुए, उनके बीच की सारी दूरी खत्म हो गई। वह सीमा जो एक शादीशुदा औरत और एक पराये मर्द के बीच होती है, उस दिन टूट गई। सर, हम खुद को रोक नहीं पाए। अजय की आवाज भर्रा गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अजय वापस फिरोजाबाद लौट गया और अर्चना भी गोरखपुर। लेकिन अब वो वही अर्चना नहीं थी। अब उसका दिल, उसका ध्यान, उसकी भावनाएं, सब कुछ अजय के लिए था। ओम प्रकाश अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी रह गया था। वो हर वक्त मोबाइल में लगी रहती, कभी मुस्कुराती, कभी छुप छुप कर बातें करती। ये सब ओम प्रकाश की नजरों से बच नहीं पाया। किससे बात करती रहती हो? एक दिन उसने पूछा। दोस्त है, अर्चना ने टाल दिया। लेकिन शक एक बार दिल में आ जाए तो बढ़ता ही जाता है। इसी बीच अजय गोरखपुर भी आने लगा। एक दिन जब वो घर आया, बागेश्वरी देवी ने उसे देख लिया। कौन है ये? उन्होंने पूछा। अर्चना ने बिना झिझक कहा, दूर का रिश्तेदार है। लेकिन बात बागेश्वरी देवी के गले नहीं उतरी। उन्होंने ओम प्रकाश को बताया। जब ओम प्रकाश ने अर्चना से पूछा तो वो सच बताने के बजाय भड़क गई। तुम्हें मुझ पर शक है? उस दिन उनके रिश्ते में पहली बड़ी दरार पड़ी और फिर वह दरार हर दिन चौड़ी होती गई। झगड़े, चिल्लाहट, आरोप, घर का माहौल जहरीला हो गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे। ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ और अर्चना अकेली। अब अर्चना के लिए ओम प्रकाश सिर्फ एक बाधा था। उसकी आजादी में, उसके प्यार में, उसकी नई जिंदगी में। सर, उसने ही कहा था। अजय ने कांपते हुए कहा, जब तक वो जिंदा है हम कभी साथ नहीं हो सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक साजिश बन चुकी थी। और फिर? शुक्ला ने पूछा। अजय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर साफ था। फिर 20 जनवरी का दिन तय हुआ। अजय की आवाज जैसे उस तारीख पर आकर और भारी हो गई। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को अब महसूस होने लगा था कि वे एक ऐसे सच के करीब है जो जितना स्पष्ट होगा उतना ही भयावह भी। अजय ने गला तर किया और आगे बोलना शुरू किया। उस दिन गोरखपुर की हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन अर्चना के भीतर एक अलग ही बेचैनी चल रही थी। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। यह वह दिन था
जिसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को खत्म करने के लिए चुना था। सुबह से ही वह असामान्य रूप से शांत थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई हिचक नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने अपने भीतर के सारे डर को पहले ही मार दिया हो। दोपहर के करीब 3 बजे अजय गोरखपुर पहुंचा। उसने जैसे ही फोन किया, अर्चना पहले से तैयार थी। मकान में उस समय ऊपर की मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर आते जाते रहते थे। ये हलचल अर्चना के लिए एक पर्दा बन गई थी। उसने पीछे की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, वही सीढ़ियां जो कम इस्तेमाल होती थी और जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। वो धीरे से अजय को अंदर लाई, बिना किसी की नजर में आए। यहीं रुक जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और एक खामोश साजिश ने आकार लेना शुरू कर दिया। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। नीचे घर में रोजमर्रा की हलचल थी, लेकिन ऊपर एक अलग ही खेल चल रहा था। अर्चना ने अजय को खाना दिया, पानी दिया, लेकिन दोनों के बीच बातचीत कम थी, क्योंकि जो होने वाला था वो शब्दों से कहीं बड़ा था। इसी बीच ओम प्रकाश दुकान से लौटे। थके हुए थे, लेकिन सामान्य। उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वो लौटे हैं वही घर उनकी आखिरी मंजिल बनने वाला है। आज रवि राय के यहां सालगिरह है, चलना है, उन्होंने अर्चना से कहा। अर्चना ने सिर पकड़ लिया। सिर दर्द है, आप जाइए। आवाज में इतनी सहजता थी कि ओम प्रकाश को जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने अपने बेटे शिवा को तैयार किया। छोटे छोटे कपड़ों में सजा हुआ शिवा खुशी से उछल रहा था। पापा, केक मिलेगा ना? ओम प्रकाश मुस्कुराए। हां, मिलेगा। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर घर से निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ अर्चना की योजना का पहला चरण पूरा हुआ। कुछ मिनटों बाद अर्चना ने कमरे का दरवाजा खोला। अजय बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक खामोश समझौता, एक खतरनाक निर्णय। आज ही, अर्चना ने धीमे स्वर में कहा। अजय ने सिर हिलाया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। रात गहराने लगी। करीब 11 बजे ओम प्रकाश वापस लौटे। शिवा उनींदा था। पार्टी से लौटते ही दोनों सीधे अपने कमरे में गए। कुछ ही देर में कमरे की लाइट बंद हो गई और दोनों सो गए। घर में अब सन्नाटा था। नीचे सब सो चुके थे, ऊपर अंधेरा और एक साजिश अर्चना ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। मजदूरों के औजारों में से एक हथौड़ा उसने पहले ही अपने कमरे में छुपा लिया था। बच्चों की कूदने वाली रस्सी भी। सब कुछ योजनाबद्ध था। रात करीब 1 बजे अर्चना धीरे से उठी। उसके कदम बेहद हल्के थे, सांसें नियंत्रित, जैसे वह इस पल का महीनों से इंतजार कर रही हो। वह दबे पांव ओम प्रकाश के कमरे तक पहुंची। दरवाजा हल्के से खोला। अंदर ओम प्रकाश और शिवा गहरी नींद में थे। एक मासूम, शांत दृश्य जो कुछ ही पलों में टूटने वाला था। अर्चना वापस लौटी। अजय को इशारा किया। उसके हाथ में हथौड़ा और रस्सी थमा दी। दोनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़े जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी, या यूं कहें वे मौत को साथ लेकर जा रहे थे। कमरे के अंदर कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर अर्चना ने हल्के से सिर हिलाया। यह इशारा था। अब अजय ने कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया। एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी ताकत से हथौड़ा ओम प्रकाश के सिर पर दे मारा। ठक, एक भारी भयावह आवाज। ओम प्रकाश की आंखें खुली भी नहीं, वह चीख भी नहीं पाए, लेकिन उनका शरीर झटका खा गया। और यही झटका सब कुछ बदल गया। शिवा की आंख खुल गई। उसने देखा उसके पापा खून में लथपथ, एक अजनबी आदमी, और उसकी मां, मम्मी। उसकी मासूम आवाज गूंजी। वह डर गया, रोने लगा। यह आवाज अब सबसे बड़ा खतरा थी। अजय पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे। मैं नहीं कर सकता, उसने घबरा कर कहा। लेकिन अर्चना अब उस मोड़ पर थी जहां से लौटना संभव नहीं था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर,
न पछतावा, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता। अगर ये जिंदा रहा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने फुसफुसाया। अजय ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं। और फिर जो हुआ वो इंसानियत की हर सीमा को पार कर गया। अर्चना खुद आगे बढ़ी। उसने अपने ही बेटे को पकड़ा। शिवा तड़प रहा था, मम्मी, मम्मी, छोड़ो। लेकिन उस वक्त वह मां नहीं थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बेटे का गला दबा दिया। कमरे में सिर्फ संघर्ष की हल्की आवाजें थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। 2 लाशें, एक बिस्तर और चारों ओर खून। अजय सन्न खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये हमने क्या कर दिया? उसकी आवाज टूट गई। लेकिन अर्चना अब भी शांत थी। अब संभालो, उसने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उसने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त करना शुरू किया। सामान बिखेरा, अलमारी खुली छोड़ी, फिर दरवाजे की सिटकनी खोली और उसे फर्श पर रख दिया ताकि लगे कि किसी ने जबरन घुसकर यह सब किया है। दोनों बाथरूम में गए, हाथ पैर धोए, खून के निशान साफ किए और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। सुबह करीब 4 बजे अर्चना उठी, दरवाजा खोला, बाहर झांका, सब शांत था। उसने पीछे की सीढ़ियों से अजय को बाहर निकाल दिया। अजय अंधेरे में गायब हो गया, बस अड्डे की ओर, जहां वो उसका इंतजार करने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अजय ने इतना कहकर चुप्पी साध ली। कमरे में सन्नाटा था। हर कोई उस दृश्य को अपने दिमाग में देख रहा था और अंदर से हिल चुका था। और अर्चना? शुक्ला ने पूछा। अजय ने धीरे से सिर उठाया। सर, सब उसी का प्लान था। अजय की जुबान से निकली हर बात अब एक एक कर उस सच्चाई की परतें खोल चुकी थी जिसे अब छुपाए रखना संभव नहीं था। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरों पर एक ही भाव था, सन्नाटा और सख्ती का मिलाजुला असर। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला ने धीरे से कुर्सी से उठते हुए कहा, चलो अब उससे मिलते हैं। अशोकनगर का वही घर जहां सुबह चीखें गूंजी थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। घर के आंगन में लोग अब भी मौजूद थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, किसने किया और क्यों? अर्चना वही बैठी थी, सिर पर पल्लू, आंखों में आंसू, लेकिन अब उसके अंदर चल रही कहानी कुछ और थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसके साथ अजय उतरा, उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसकी नजर अजय पर पड़ी, हथकड़ी में, पुलिस के बीच खड़ा हुआ, चेहरे पर हार और आंखों में डर। बस वही पल था जब अर्चना समझ गई खेल खत्म हो चुका है। पुलिस उसे बहाने से आंगन के उस हिस्से में ले आई जहां अजय खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और बिना एक शब्द बोले सब कुछ साफ हो गया। अर्चना का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ सूख गए, आंखों में अब आंसू नहीं थे बल्कि एक खालीपन था। इससे पहले कि पुलिस कुछ पूछती, वो खुद बोल पड़ी, हां, मैंने ही किया है। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। मैंने अजय के साथ मिलकर अपने पति और बेटे को मारा है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर बन गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा आंगन, पूरी दुनिया जैसे थम गई। दीपचंद यादव, जो अब तक अपनी बेटी के दुख में खड़े थे, ये सुनते ही लड़खड़ा गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़े। बाबूजी, किसी ने चीख कर कहा। लोग उन्हें संभालने दौड़े। एक पिता जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया, संस्कार दिए, उसकी इस सच्चाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इधर बागेश्वरी देवी, जिनका बेटा और पोता अभी अभी छिना था, अब ये जान चुकी थी कि ये सब उनकी अपनी बहू ने किया है। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे अब, जैसे दर्द उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां आंसू भी जवाब दे देते हैं। पुलिस ने बिना देर किए अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में बस एक अजीब सा ठहराव था,
जैसे उसने जो चाहा वह कर लिया। उसी दिन पुलिस लाइंस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया के कैमरे, माइक और सामने खड़ी दो जिंदगियां, अर्चना और अजय। दोनों ने कैमरों के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, हर सवाल का जवाब दिया। क्यों किया आपने ये सब? एक पत्रकार ने पूछा। अर्चना ने सीधे कैमरे की ओर देखा और बोली, मैं अजय के साथ रहना चाहती थी। ओम प्रकाश रास्ते में था। और आपका बेटा? दूसरा सवाल आया। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर, वो गवाह बन सकता था। यह जवाब वहां मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गया। एक मां अपने ही बच्चे को गवाह कह रही थी। अजय नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, डर था, लेकिन अर्चना अब भी पत्थर बनी हुई थी। जांच पूरी हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, अदालत में मामला चला। हर सबूत, हर बयान, हर परिस्थिति एक ही कहानी कह रही थी। यह कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था। यह एक सोची समझी, ठंडी, निर्दयी साजिश थी। एक ऐसा अपराध जिसमें प्यार का नाम लेकर वासना ने इंसानियत को कुचल दिया, जिसमें एक पत्नी ने पति को मारा और एक मां ने अपने ही बेटे का गला घोंट दिया। अंत में अर्चना और अजय दोनों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिली। बागेश्वरी देवी, जिन्होंने अपना बेटा और पोता खो दिया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए सूनी हो गई। दीपचंद यादव, जिन्होंने अपनी बेटी को उस रूप में देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और सबसे बड़ी बात, एक मासूम 4 साल का बच्चा जिसकी दुनिया सिर्फ उसके माता पिता थे, वह इस साजिश की सबसे बड़ी कीमत चुका गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सवाल था। क्या वासना और स्वार्थ इंसान को इतना अंधा बना सकते हैं कि वह अपने ही खून का गला घोंट दे? अर्चना के पास अब भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।